नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 का उद्घाटन करेंगे। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट भी साझा किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि एट अराउंड 9:30 AM यानी कि लगभग सुबह 9:30 बजे विल इनॉग्रेट द इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव यानी कि ESTIC का 2025 का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करने वाले हैं। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने आज एक्स पर ये पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत मंडपम में इस फोरम की टुगेदर की स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ साइंस, education, research and more. It's a matter of immense joy that the Research Development and Innovation RDI Scheme Fund will also be launched, giving an impetus to several researchers across India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स के माध्यम से बताया है कि आज देश भर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए लोग इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। अत्यंत हर्ष और खुशी की बात है। प्रधानमंत्री ने एक्स के माध्यम से बताया कि सुबह 9:30 बजे वो इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और आइए एक्सप्रेस 100 का रुख करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी 1 लाख करोड़ रुपए की अनुसंधान, विकास और नवाचार योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को मजबूत करना है। आज से 5 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थान और सरकार के 3000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिन शेष हैं। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सहरसा और कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सहरसा के पटेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कटिहार के दियारा गांव स्थित हथिया के लेलहा चौक में निर्धारित सभा स्थल पर रैली करेंगे और भाजपा प्रत्याशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। अमित शाह लगातार चुनावी जनसभा कर रहे हैं और राजद और कांग्रेस पर लगातार हमले बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही रोड शो भी करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज वैशाली के राजापाकर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। राजस्थान के जोधपुर जिले के फलौदी में एक भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। रविवार देर शाम मतोड़ा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार टेम्पो ट्रैवलर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर घटना पर दुख व्यक्त किया है और हादसे में घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने LVM-3M5 रॉकेट लॉन्च करके इतिहास रच दिया। भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक नया अध्याय जुड़ गया। प्रधानमंत्री ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इसरो ने अपने अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट CMS-03 को देश की जमीन से लॉन्च किया है। CMS-03 का मकसद भारत और आसपास के समुद्री इलाकों में मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सेवाएं प्रदान करना है। ये सैटेलाइट अब तक का भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका वजन 4410 किलोग्राम है। सैटेलाइट को सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M5 से अंतरिक्ष भेजा गया, जिसे विशाल पेलोड ले जाने की क्षमता के कारण बाहुबली उपनाम दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वो देहरादून में उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करेंगी और नैनीताल में राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगी। कल राष्ट्रपति कैची धाम स्थित नीम करौली बाबा आश्रम जाएंगी। बाद में वो नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 4 नवंबर तक केरल की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम स्थित उपराष्ट्रपति फातिमा माता राष्ट्रीय महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कोल्लम में फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉयर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि स्थानीय प्रतिभाओं को पोषित करने और समृद्ध परंपराओं को सुरक्षित करने के लिए राज्य के सांस्कृतिक क्षेत्र को और अधिक विकास की आवश्यकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति नई दिल्ली में बिजली महादेव संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी ताकि पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक प्रस्तावित हवाई रोपवे परियोजना के विरोध पर चर्चा की जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज सारण, सिवान और भोजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीजीसीए वंदना गुप्ता नई दिल्ली स्थित संचार लेखा भवन में अखिल भारतीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का उद्घाटन करेंगी। भारत का सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र आज से 5 नवंबर तक अपने प्रमुख कार्यक्रम समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला का 3रे संस्करण की मेजबानी गुरुग्राम में करने जा रहा है। भारत 6 से 9 दिसंबर तक चंडीगढ़ में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IISF 2025 की तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि यह महोत्सव भारत के विज्ञान आधारित नवाचार संचालित राष्ट्र के रूपांतरण को प्रदर्शित करेगा। जनजातीय नायकों के पराक्रम, दूरदर्शिता और योगदान को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर तक पूरे देश में उत्साह के साथ शुरू हुआ। भारतीय नौसेना द्वारा प्रमुख सेवा के रूप में भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे त्रिसेवा सैन्य अभ्यास त्रिशूल का इस महीने की शुरुआत में प्रारंभ होगा। भारत दौरे पर आए बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अल ज़यानी कल भारत के 2 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे। अल ज़यानी की यह यात्रा पिछले वर्ष दिसंबर में डॉक्टर एस जयशंकर की बहरीन यात्रा के बाद हो रही है। वाराणसी की पावन धरती इस बार देव दीपावली में न केवल दीपों की रोशनी से नहाएगी बल्कि संस्कृति, श्रद्धा और तकनीक के अद्भुत संगम का मंच भी बनेगी। देव दीपावली पर 10 लाख से अधिक दीप जलाकर काशी को बनाया जाएगा अलौकिक। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का 67वां संस्करण दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम 2 नवंबर को शुरू हुआ और 29 नवंबर तक देश के 24 अलग-अलग केंद्रों पर होगा। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में रविवार को पुलिस ने हशीश तेल की अवैध तस्करी में शामिल गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि छापेमारी में 60 किलो हशीश का तेल जब्त किया गया। गुजरात के वडोदरा जिले के सावली तालुका के नवीसारा गांव का आंगनबाड़ी केंद्र अब स्मार्ट सुविधाओं से सुसज्जित है। महिंद्रा एक्सेल और यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा की CSR पहल के तहत विकसित ये केंद्र आधुनिक शिक्षा, स्मार्ट टीवी और पोषण युक्त भोजन जैसी सुविधाओं से निजी प्ले स्कूलों को टक्कर दे रहा है। दिल्ली में 100 अटल कैंटीन खोलने की तैयारी की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली के शहरी गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में स्वच्छ, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन देना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती 25 दिसंबर से पहले परियोजनाओं को शुरू करने की है योजना। इस कैंटीन के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। विश्व भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस। बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत नामित किया गया है। यूनेस्को के अनुसार विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 142 देशों के 784 स्थल शामिल हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना का करेंगे शुभारंभ। ये असम के नए स्नातकों को 1 वर्ष के लिए 2500 रुपए प्रति माह का समर्थन करने की एक पहल है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा फिर से शुरू होने जा रही है। यह परंपरा 4 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। कैबिनेट के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मंजूरी दी है। केरल सरकार त्रिशूर में विजन 2021 सांस्कृतिक संगोष्ठी का आयोजन करेगी। संस्कृति विभाग केरल संगीत नाटक अकादमी के थिएटर में विजन 2021 सांस्कृतिक संगोष्ठी का आयोजन करेगा।
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र के ग्राम पैठिया स्थित एक मदरसे से नकली नोटों का बड़ा जखीरा मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं जावर पुलिस ने पेठिया मदरसे के इमाम के कमरे से 19,78,000 रुपए भी बरामद किए। मामले में गिरफ्तार जुबेर मूल रूप से बुरहानपुर जिले के हरिपुरा का निवासी है और पिछले कुछ महीनों से पैठिया में एक मदरसे के ऊपर किराए के मकान में रह रहा था। सुप्रीम कोर्ट आज देश भर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा। इस मामले को स्वतः संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने 22 अगस्त को जारी स्पष्ट आदेशों के बावजूद अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन हलफनामा दायर करने में विफलता पर कड़ा रुख अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट में 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य की याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट आज एन बीरेन सिंह के ऑडियो टेप मामले पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें उन पर मणिपुर वाद विवाद की पृष्ठभूमि में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप हैं। आज कर्नाटक के ट्रायल कोर्ट में दर्शन थुगुदीपा मामले की सुनवाई होने की संभावना है। राजस्थान के सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। पशु खरीद फरोख्त के साथ साथ मनोरंजन और संस्कृति का संगम भी यहां देखने को मिल रहा है। बिहार के दानापुर में भारी बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने पश्चिम बंगाल में एक बड़े घोटाले का आरोप लगाया है, जिसे उन्होंने बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला करार दिया है। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अलुमिनाई अवार्ड से सम्मानित किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को यह अवार्ड आईआईटी कानपुर के 66वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। ओडिशा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी बीच पर रेत कला के माध्यम से भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी महिला विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मैं हूं देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली स्थित NDMC कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रव्यापी DLC अभियान 4.0 के अंतर्गत SBI मेगा कैंप में लेंगे भाग।
सरकार के अनुसार डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 का लक्ष्य संतृप्ति आधार आउटरीच दृष्टिकोण के माध्यम से 2000 से ज्यादा शहरों और कस्बों में 2 करोड़ पेंशन भोगियों तक पहुंचना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंडस्ट्री डेटा साझा करते हुए कहा है कि भारत में यात्री वाहनों की बिक्री अक्टूबर में अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर रही। इसकी वजह जीएसटी सुधार और मजबूत त्योहारी मांग रही। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहद निर्यातक बना। वित्त वर्ष 2023-24 में देश की ओर से $177.55 मिलियन मूल्य के 1.07 लाख मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया गया है। आईपीएफए और सेबी ने निवेशकों को सशक्त बनाने, दावा न किए गए लाभांश और शेयर संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए अमृतसर में निवेशक शिविर आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 223 से अधिक दावेदारों और निवेशकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष सुविधा और मौके पर सहायता के माध्यम से निवेशक सेवाओं को नागरिकों के और करीब लाना था। बाइक बुलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉयल एनफील्ड की अक्टूबर में कुल बिक्री 13% बढ़कर 1,24,951 इकाई हुई, जबकि पिछले साल इसी महीने में बिक्री 1,10,574 इकाई थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स से निर्यात बीते एक दशक में 6 गुना बढ़कर 2025 में $128 अरब हो गया है, जो कि 2015 में $21 अरब था। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस पर एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम 2025 की लॉन्च। ईपीएफओ की ये योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इस अवधि में नियोक्ता अपने कर्मचारियों को ये ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करवा सकते हैं और अतीत के अनुपालनों को नियमित कर सकते हैं। यूपीआई लेनदेन मूल्य और संख्या के लिहाज से अक्टूबर में नए शिखर पर पहुंचा। इस दौरान 27.28 लाख करोड़ रुपए के 20.7 अरब लेनदेन हुए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 में मालगाड़ी संचालन में 48% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर 4.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल अक्टूबर में कुल जीएसटी संग्रह करीब 1.95 लाख करोड़ रुपए रहा। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में भारतीय शेयर बाजार में मजबूत वापसी की। इस दौरान करीब 14,610 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने कंजम्पशन थीम पर आधारित अपनी नई थीमेटिक इक्विटी स्कीम एलआईसी एमएफ कंजम्पशन फंड को बाजार में उतारा, जो भारत के उपयोग और उससे जुड़े विभिन्न सेक्टर्स की कंपनियों में निवेश करेगा। इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड और अमेरिका की इन्वेस्को ने अपना एसेट मैनेजमेंट ज्वाइंट वेंचर औपचारिक रूप से स्थापित करने की घोषणा की। ये गठबंधन आईआईएचएल द्वारा इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया में 60% हिस्सेदारी खरीदने के बाद पूरा हुआ। आईएएमआई देश की 16वीं सबसे बड़ी घरेलू एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में देर रात 6.3 की तीव्रता के साथ शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और लगभग 150 लोग घायल हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ टैरिफ दबाव के बीच भारत के साथ अपने देश द्वारा की जा रही प्रगति का जिक्र किया है। ब्रिटेन में लंदन की हाई स्पीड ट्रेन पर 2 गुटों के बीच हुई चाकूबाजी में 9 लोग हुए घायल, जिनमें से 2 की हालत गंभीर। हमले की जानकारी मिलते ही ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस और सशस्त्र बलों ने ट्रेन को रोककर पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस ने 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया और दोनों ब्रिटेन के नागरिक हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पूर्वी शाजिया इलाके में एक कथित आतंकवादी को हवाई हमले में मार गिराया। आईडीएफ ने कहा है कि यह घटना तब घटी जब टेरर ऑपरेटिव सेना की वापसी को चिन्हित करने वाली येलो लाइन को पार कर आईडीएफ के अनुसार गाजा के लगभग 58% हिस्से पर अब भी इजरायली नियंत्रण है, जिसमें राफा, खान यूनुस और उत्तरी इलाके शामिल हैं। वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली हमले में एक नागरिक की मौत की पुष्टि की और सेना पर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल गाजा में अपने सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का जवाब देना जारी रखेगा और उन्होंने हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की धमकी भी दी। यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी पर स्थित तुआप्से पोर्ट पर ड्रोन हमले किए, जिससे रूसी तेल टर्मिनल के एक हिस्से में आग लग गई। दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र में रूस द्वारा रात में किए गए ड्रोन हमले में एक ट्रक किया नष्ट, जिसमें 2 लोगों की हुई मौत। मैक्सिको के सोनारा राज्य में हर्मोसिलो शहर के एक डिस्काउंटर स्टोर में लगी आग से कम 23 लोगों की मौत, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। यह हादसा उस वक्त हुआ जब देश भर में डे ऑफ द डेड उत्सव मनाया जा रहा था। वहीं सोनारा के गवर्नर ने हादसे की वजह पता लगाने के लिए एक पारदर्शी और विस्तृत जांच के आदेश दिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान वॉशिंगटन द्वारा कोरिया में बदलते सुरक्षा माहौल में अमेरिकी सैनिकों की भूमिका को नया रूप देने के लक्ष्य पर चर्चा की जाएगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स से सरकारी शटडाउन खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर डेमोक्रेट्स को मौका मिलेगा तो वो अपने फायदे के लिए इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर कहा कि डेमोक्रेट्स न सिर्फ फिलिबस्टर को खत्म कर देगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने हक में कर लेगा। वो अमेरिका में 2 नए राज्य और 8 इलेक्टोरल वोट भी जोड़ेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने तेहरान में देश के परमाणु ऊर्जा संगठन का दौरा किया और देश के परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रबंधकों और वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान पेजेश्कियन ने अपनी परमाणु सुविधाओं का और अधिक मजबूती से पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया और कहा कि देश परमाणु हथियार नहीं चाहता। भारत ने महिला विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। महिला टीम ने पहली बार विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की। भारतीय टीम के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराने में सफलता हासिल की। टीम इंडिया की जीत में शेफाली वर्मा ने अहम रोल निभाया। भारत से मिले 299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम लॉरा के शतक के बावजूद फाइनल मुकाबला हार गई। अफ्रीकी टीम ने 45 ओवर 3 गेंद में 246 रन पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कप्तान लॉरा ने सबसे अधिक 101 रन बनाए। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने सबसे अधिक 5 विकेट चटकाए जबकि शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लिए। शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं पूरी प्रतियोगिता में बल्ले और गेंद का शानदार प्रदर्शन करने वाली दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में शानदार जीत के लिए भारतीय महिला टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक पर लिखा कि विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत रही। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन महिलाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में शानदार जीत के लिए भारतीय महिला टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये टीम इंडिया की ऐतिहासिक उपलब्धि और देश के लिए गौरव का क्षण है। सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा के बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन ने भारत को ये यादगार जीत दिलाई। हमारी महिला टीम की दृढ़ता, कौशल और अदम्य जज्बे ने लोगों को प्रेरित किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में शानदार जीत के लिए भारतीय महिला टीम को बधाई दी। उन्होंने एक पर लिखा कि विश्व चैंपियन टीम इंडिया को सलाम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह देश के लिए गौरवशाली क्षण है जब हमारी टीम ने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतकर भारत का मान बढ़ाया है जो लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कंगना रनौत भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों ने दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय और टीम स्पिरिट से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय टीम की शानदार जीत पर भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के परिजनों ने खुशी व्यक्त की। देश की बेटियों की जीत के बाद पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता से लेकर चेन्नई तक फैंस ने सड़कों पर उतरकर खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच होबार्ट में खेला गया। टीम इंडिया ने 5 विकेट से इस मैच में जीत हासिल की। मैच के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप यादव को भारतीय टी20 टीम से रिलीज कर दिया। वह बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ आधिकारिक टेस्ट खेलेंगे। पंजाब एफसी ने जीएमसी एथलेटिक स्टेडियम बंबोली में खेले गए ग्रुप सी के मुकाबले में मोहम्मडन एससी को 3-0 से हरा दिया। टूर्नामेंट में पंजाब एफसी की यह लगातार दूसरी जीत थी। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।